हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 20 को देखने जा रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आज हम आर्टिकल 20 को अच्छे से समझेंगे, उसके सारे पहलुओं के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही जो डिफरेंट केसेस हुए हैं, लाइक निर्भया हत्याकांड देख लीजिए, आरुषि हत्याकांड देख लीजिए, तो इन सभी चीज़ों को हम इससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे, आर्टिकल 20 से कनेक्ट करके, और इनके सारे पहलुओं को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने और समझने को मिलेंगी आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई तैयारी से रिलेटेड डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही जो टेलीग्राम का लिंक है इसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आगे। तो पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल 20 को। जैसे आर्टिकल 20 को आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है क्या, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या दिया हुआ है आर्टिकल 20 में? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक लाइन में अगर आपसे पूछा आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्या आर्टिकल 20 किससे संबंध रखता है। तो इसका संबंध है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। साथ ही अगर आर्टिकल 20 में देखें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आर्टिकल 20 का 1 है, 2 है, 3 है। आर्टिकल 20 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3 में। तो आर्टिकल 20 का जो पहला है उसमें क्या दिया गया है, कोई भी जो कानून होगा वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 20 का 1 जो है उसका कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, भूतलक्षी प्रभाव के बारे में बताता है। और आर्टिकल 20 का 2 जो है वो क्या बताता है, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 का 2 जो है वो किससे, दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल 20 का जो 3 सब सेक्शन है उसमें क्या बताता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्या मतलब, आर्टिकल 20 का जो तीसरा है वो स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, भूतलक्षी प्रभाव हो गया, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया, और तीसरा क्या है, तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही के संरक्षण दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आते हैं, जैसे पहले में क्या दिया गया 20(1) में भूतलक्षी प्रभाव से। तो भूतलक्षी प्रभाव होता क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। भूतलक्षी प्रभाव वो होता है जैसे कोई कानून बनाया गया, उसको पूर्व तिथि से लागू किया गया। मतलब कोई आज ऐसा कानून बनाया जाता है जो बताता है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई आज ऐसा कानून बनाया जाता है जो बताता है कि किसी ने अगर 2010 में क्राइम किया है उसकी सज़ा बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। अगर उसमें सज़ा 5 साल दी गई है तो ये भूतलक्षी प्रभाव हो गया, लेकिन ये लागू नहीं होता है भूतलक्षी प्रभाव। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब ये जो भूतलक्षी प्रभाव होता है वो सिर्फ क्रिमिनल केस या दंडात्मक विधि में लागू किया जाता है, ना कि इसको सिविल केसेस में लागू किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ध्यान क्या क्या रखना है, भूतलक्षी प्रभाव किन केसों में लागू किया जाता है, तो ये सिर्फ आपराधिक मामलों में लागू किया जाता है इसको, ना कि सिविल केसेस में। और साथ ही इसको भूतलक्षी का मतलब क्या होता है कि आज अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जिसको पूर्व की तिथि से, मतलब पुरानी तिथि से, मान लीजिए आज कोई 2023 का समय चल रहा है और उसको कोई कानून बनाया जाए आज और उसको लागू किया जाए कब से, 2010 से, तो उसको क्या कहेंगे हम, भूतलक्षी प्रभाव। तो ये आपराधिक मामलों में भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण प्रदान कर जाता है। मतलब आज कोई ऐसा आपराधिक कानून नहीं बनाया जा सकता जिसको क्या किया जाए कि पुरानी तिथि से लागू किया जाए, तो उसके संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भूतलक्षी का मतलब आप समझ गए होंगे आयोग कि पूर्व तिथि से लागू किया गया कोई जो कानून होता है उसको क्या कहते हैं, भूतलक्षी कहते हैं, भूतलक्षी प्रभाव उसको कहते हैं। आर्टिकल 20(2) बताता है कि स्वयं के विरुद्ध दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है कि न्यायपालिका एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक दंड नहीं दे सकती। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, न्यायपालिका या न्यायिक जो संस्थाएं हैं वो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दे सकती हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो तीसरा है क्या, कि तीसरे में जो दिया है 20(3) में, वो बताता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के संरक्षण दिया गया है। तो मतलब किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। और क्या दिया है 20(1) में, इसको कुछ केसेस हुए थे, जैसे निर्भया केस हो गया था 2012 में। तो उसमें जो 6 अपराधी थे उनमें से एक क्या था, उसमें एक अंडर एज था। तो उसकी जो, अगर उस समय ये मांग चल रही थी कि 6 के 6 को फांसी की सज़ा दी जाए, तो हमारा जो संविधान है आर्टिकल 20(1) वो क्या करता है, संरक्षण देता है कि कोई भी ऐसा कानून बना के हम पूर्व में जो नाबालिग व्यक्ति या कोई भी है उसको पूर्व में ऐसा नहीं पलट सकते हैं कि जिससे उसको सज़ा मिल सके। तो इस चक्कर में उसको क्या हुआ था, तो इस वजह से ये हुआ था कि जो उसमें 6वां आरोपी था जो अल्पवायु का था, जो मतलब वयस्क नहीं हुआ था,
तो उसको क्या किया गया था, आर्टिकल 20(1) के तहत संरक्षण प्राप्त हुआ था। क्योंकि 20(1) में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जिसको क्या किया जाए, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सके। और हमारे संविधान में दिया गया है कि कोई भी जब तक अडल्ट नहीं हो जाता तब तक कि वो सज़ा के लिए मतलब सज़ा के पात्र नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये इसी चक्कर में उसको क्या हुआ था, जो छठवां आरोपी था निर्भया हत्याकांड में, तो उसको क्या किया गया था कि उसको संरक्षण दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक और केस हुआ था 1964 में रतनलाल वाद करके। तो रतनलाल वाद जो हुआ था 1964 में, उसमें क्या हुआ था कि ये भी बताया गया था कि जो भूतलक्षी प्रभाव से किसी अगर कोई कानून लागू किया जाता है, तो 1964 में जो रतनलाल वाद हुआ था उसमें क्या बताता है ये कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानून को लागू किया जाता है और उससे क्या होता है, जो अभियुक्त है उसको क्या करता है, अभियुक्त को लाभ प्राप्त होता है उस कानून से, तो इसको उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसको लागू किया जा सकता है। अगर अभियुक्त को भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानून लागू करने पर लाभ होता है तो इस प्रकार के कानूनों को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। अगर अभियुक्त या कोई जो कैदी या जो कोई भी सज़ा काट रहा है, अगर उसको किसी भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के पर कानून से उसको लाभ की जगह हानि होती है तो इस प्रकार के कानून लागू नहीं हो सकते। मतलब क्या है, मतलब कहने का यह है कि अगर कोई कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है, मतलब पूर्व की तिथि से किसी कानून को लागू किया जाता है और उससे क्या होता है, अभियुक्त को उससे लाभ प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के कानूनों को लागू किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर पूर्व भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानून को लागू किया जाता है और उससे अभियुक्त या सजा याफ्ता को किसी प्रकार की हानि होती तो उस प्रकार के कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भूतलक्षी प्रभाव कानून जो लागू किए जा सकते हैं बशर्ते उससे क्या होना चाहिए कि अगर जो उससे जो अभियुक्त है उसको लाभ प्राप्त होना चाहिए, ना कि हानि। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन से बाद में हुआ था, 1964 में केस हुआ था रतनलाल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस पर 20(1) में। तो 20(1) में देख लेते हैं। जैसे 20(1) में दिया हुआ है कि भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमित क्या दिया गया, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कि भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमित कानूनों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी देता है। क्या 20(1) हमारा किसी अपराधी या आरोपी व्यक्ति को केवल अपराध के लिए किए जाने के समय जो कानून प्रभावी होगा, मतलब आज के समय जो अगर कोई अपराध कर रहा है व्यक्ति और जो आज के हिसाब से कानून होगा उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, ना कि आगे चल के कोई बैक डेट का या भूतलक्षी प्रभाव या पुरानी तिथि से कोई कानून लागू करके उसकी सज़ा को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा। मतलब जिस समय जो भी व्यक्ति कोई अपराध करता है उसी समय के कानून के आधार पर उसको क्या किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही क्या दिया गया कि हालांकि ऐसे संरक्षण वो क्या है, केवल आपराधिक मामलों में, ना कि सिविल केसेस में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सिविल केस और आपराधिक केस दो अलग अलग तरह के केस होते हैं। तो आपराधिक मामलों में इस प्रकार के संरक्षण प्राप्त है, ना कि सिविल केसेस में। सिविल केसेस कौन से हो जाते हैं, जैसे ज़मीन जायदाद के मामले हो गए और साथ ही टैक्स से रिलेटेड केस हो गए, और ये सारे जितने भी केसेस होते हैं क्या कहते हैं, सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत क्या होगा कि जो सिविल केसेस हैं ये सब क्या है, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो दीवानी विधि जो भी होते हैं ये सब किसके अंतर्गत, आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आपराधिक मामलों के अंतर्गत ये क्या दिया गया है, भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण प्रदान किया गया है। वो भी किस मामले में, अगर उससे किसी जो अभियुक्त है उसको कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, उस संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये रतनलाल वाद हमने देख लिया। इसी में बताया गया कि कोई क्या मतलब कि ये जो केस हैं केवल क्रिमिनल मामलों में या आपराधिक मामलों में इस प्रकार का प्रभाव हो। आपराधिक मामलों में मतलब इस प्रकार के केस जो भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण प्राप्त है, ना कि सिविल मामलों में। और निर्भया केस में देख लिया, जो छठवां अभियुक्त था वो अंडर एज था, तो उस वक्त क्या किया था, जो हमारी जन भावनाएं थी वो बेशक उन छठों के छोटों कठोर सजा, जो जितने भी 6 अपराधी थे उनको कठोर सजा दिलाने के लिए थी, लेकिन जो छठवां अल्पवयस्क था उसको इस आधार पर सजा नहीं मिल सकी। क्योंकि क्या करता है हमारा 20(1) बताता है कि जो भी वर्तमान में उस समय कानून रहा होगा तो उसी हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, ना कि कोई ऐसा कानून बता दिया जाएगा आज की तिथि से जो पूर्व में किए गए केस है उनके आधार पर उनको सजा मिल सके। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 20(2). अनुच्छेद 20(2) जो हमारा है वो क्या बताता है, दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण से प्रावधान करता है हमारा। तो मतलब क्या है, दोहरे दंड से संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत ये निर्देश किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा किसी अपराध के लिए। ये सिर्फ किसके लिए है, तो ये सिर्फ न्यायिक और न्यायालय और न्यायिक जो
संस्थाएं हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये किसके मामले में लागू हो जाएगा, ये सिर्फ न्यायिक जो न्यायालय के निर्णय है और जो न्यायिक संस्थाएं उनके निर्णयों पर ये चीज़ें लागू होती हैं। क्या कि दोहरे दंड के संबंध में जो प्रावधान दिया संरक्षण के संबंध में, वो सिर्फ न्यायालय और जो न्यायिक संस्थाएं उनके लिए उनके संबंध में संरक्षण दिया गया है। ना कि अगर कोई विभागीय कार्रवाई हो गई, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, ये सब जो कार्रवाई होती है इनसे संरक्षण नहीं करता ये हमारा 20(2)। तो मतलब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको न्यायालय ने तो सज़ा दे दी, और साथ ही जो उसका विभाग है या जहाँ पे भी जॉब करता है वो वहाँ से उसको अगर निकाल दिया गया तो ये इसको दोहरे दंड की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि न्यायालय और न्यायिक जो संस्थाएं हैं उन्हीं के संबंध में दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई ये जो है ये अलग मामला हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है उसको न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा सकती है, और अगर विभागीय कार्रवाई उसके द्वारा उसके खिलाफ की जाती है और साथ ही उसको जो नौकरी से निकाला जाता है तो इसको दोहरे दंड के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 20(3) क्या है। तो आर्टिकल 20(3) हमें क्या बताता है, आर्टिकल 20(3) हमारा बताता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दबाव उस पर नहीं डाला जा सकता। तो यही लिखा है आर्टिकल 20(3) में। अगर देखेंगे कि किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त को या क्या दिया गया या संरक्षण दिया गया है कि उसको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यह अनुच्छेद 20(3) क्या करता है, ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का बचाव करने का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 20(3) क्या करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के क्या करना है, स्वयं के बचाव करने के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 20(3). ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक केस हुआ था अनुच्छेद 20(3) से रिलेटेड ही है ये। तो ये केस हुआ था कौन सा, सैलरी बनाम कर्नाटक राज्य वाद हुआ था। कब, 2010 में। तो सैलरी बनाम कर्नाटक राज्य एक केस हुआ था वहाँ पे 2010 में। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जो नार्को टेस्ट हो गया और ब्रेन मैपिंग हो गई, क्या किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका नार्को टेस्ट हो गया, और नार्को टेस्ट मैं बोल रहा हूँ, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया और ब्रेन मैपिंग हो गई, वो किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कोर्ट के निर्णय के बाद ये टेस्ट कराए जा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो केस हुआ था कौन सा, आरुषि हत्याकांड 2008 में। साथ ही मुखर्जी, कौन सा, इंद्राणी मुखर्जी का केस हुआ था कब, 2017 में। तो दो केस हुए थे, आरुषि हत्याकांड 2008 में हुआ था और एक इंद्राणी मुखर्जी का केस हुआ था 2017 में। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था कि जाके इनका पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट इसमें करा दिया गया था बिना इनकी सहमति के। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मतलब 20(3) क्या कहता है, 20(3) बताता है कि पहले तो स्वयं के विरुद्ध कोई दबाव नहीं डाला जाएगा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कौन सा, सैलरी बनाम कर्नाटक राज्य वाद में 2010 में जो हुआ था, उसमें कहा था कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया और कौन सा, ब्रेन मैपिंग, ये किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं कराया जा सकता सामान्य परिस्थितियों में। मतलब सामान्य परिस्थितियों में पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया और कौन सा, ब्रेन मैपिंग होगी, ये नहीं कराई जा सकती है। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कोर्ट के आदेश के बाद इनको कराया जा सकता है। जैसा कि अगर उदाहरण के तौर पर लें तो आरुषि हत्याकांड हो गया जो 2008 में हुआ था, और साथ ही इंद्राणी मुखर्जी का केस हुआ था 2017 में। उसमें कोर्ट के निर्णय के बाद इनकी सहमति के बिना ही ये टेस्ट करवाए गए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही ध्यान में क्या रखना है आपको, ये जो आर्टिकल हमारा 20 है ये क्या करता है, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी इससे संरक्षण प्राप्त है। तो ये ध्यान में रखिएगा, केवल नागरिकों को नहीं, इसमें क्या किया जाता है, विदेशियों को भी संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 20 में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अगर बात करें तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमारे नागरिकों को है उसमें कौन कौन से संरक्षण प्रदान किए गए हैं आर्टिकल में, और साथ ही विदेशियों को कौन कौन से संरक्षण नहीं प्रदान किए गए हैं। तो ये जो हमारा 20 है वो नागरिक और विदेशी दोनों को संरक्षण प्राप्त है इसके अंतर्गत, अगर शत्रु देश के विदेशियों को छोड़ दें। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। साथ ही 20 और जो 22 है उसको कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे 22 में कुछ प्रावधान दिया गया कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का उसमें प्रावधान दिया गया, किसमें, आर्टिकल 22 में। तो वो 20 से कनेक्ट करके उसमें आंसर गलत टिक कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।